कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों के बहुत दिनों से मोहब्बत से मैसेजेस आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं फैमिली लॉ के बारे में। तो आज मैं आपको फैमिली लॉ के अंदर अब आपने क्योंकि सिलेबस का हिस्सा जब आपका ये सिलेबस में इन्होंने स्पेसिफाई कुछ चीज़ें नहीं भी की थी, आज भी देखें तो फैमिली लॉज इन पाकिस्तान लिखा हुआ है आपके सिविल लॉ 1 के अंदर, वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो देखिए पास्ट जो पेपर्स आए हुए हैं 19 का देखें, 17 का देखें, तो उसके अंदर उन्होंने प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और वो कहाँ से पूछते हैं? अब देखिए फैमिली लॉज इन पाकिस्तान तो बहुत सारे हैं। मसलन आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 61 का, साथ में मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट है 64 का, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है 1929 का। अब मेजॉरिटी यही है, ठीक है। अब मैं आपको आज इसके साथ एडिशन के तौर पर पढ़ाने की कोशिश करता रहा। देखिए लैंड रेवेन्यू हमने कंप्लीट किया, तो अभी जाके उसने रिसेंटली जो सिलेबस आया उसके अंदर उसने ये किया कि रूल्स को स्पेसिफाई कर दिया। मेरी ये शुरू से ये आदत है कि मैं जो चीज़ जहाँ लिखी होती है वहाँ से पढ़ाता हूँ, तो मैं तो शुरू से ही रूल्स पढ़ा रहा था, अब उसने स्पेसिफाई कर दिया। तो इसी तरह इसके रूल्स भी हैं जो आपने पढ़ने हैं। कौन कौन से? अगर तो आप MFLO देखोगे, MFLO मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, तो उसके रूल्स हैं वो भी 1961 के, वो भी आपने इसके साथ पढ़ने हैं। वो जो 17 का पेपर था उसके अंदर प्रपोजिशन बेस की गई थी कि बंदा यहाँ रहता है, औरत नेशनल लाहौर का है या पाकिस्तान का है, वो अब्रॉड शादी करता है, अब्रॉड से ये होता है, शादी रजिस्टर्ड कहाँ होती है, वो केस कहाँ कर सकता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन सारे बच्चे फंस गए थे, ठीक है, वजह कि हमने रूल्स नहीं पढ़ते। तो आज मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 इन चीज़ों को एलेबोरेट करूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट के साथ जो मिला के हमने पढ़ना, इसके फैमिली कोर्ट के रूल्स भी हैं 1965 में आए थे, ठीक है। अब आप देखिए कि फैमिली कोर्ट रूल्स जो आप देखते हो, आपका जो सेक्शंस हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के साथ अब फैमिली कोर्ट एक्ट के, वो आप सारों ने देखे हैं। कितने सेक्शंस हैं जी उसके? 26 मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के, ठीक है। उसके अंदर 26 सेक्शन है, तो लास्ट सेक्शन है 26, क्या है 26। इसके तहत पावर टू मेक रूल्स, तो रूल इसके 1965 में आ गए थे, रूल बन गए थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप देखिए मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 पढ़ने से पहले हम ये देखें कि हमारे पास ना जो प्रोसीजर्स हैं ऑलमोस्ट 3 चल रहे हैं। CPC जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, और फैमिली कोर्ट एक्ट, ये तीनों प्रोसीजर्स हैं। तो इनका अब फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर ही सेक्शन इसका कौन सा है? 17, सेक्शन 17, वो कहता है कि इसके अंदर ना तो CPC अप्लाई होगा, ना ही QSO अप्लाई होगा। क्या नहीं अप्लाई होगा? दोनों अप्लाई नहीं होंगे। तो जब CPC और QSO नहीं अप्लाई होंगे तो फिर फैमिली कोर्ट एक्ट अगर आप पढ़ें 1964 का, तो प्लेंट तो मैंने लिखनी है डेफिनेटली। जब मैं दावा इंस्टीट्यूट करना है तो कैसे करना है? अब ये देखिए एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सारे याद कर लें, कि आपको हमेशा जब भी पेपर में इंटरव्यू में जाना हो तो आपको इसकी बैक पे जहाँ पे 26 सेक्शन ख़त्म होते हैं, तो सेक्शन 5 के तहत फैमिली सूट्स कौन कौन से हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। तो पिछले दिनों के बच्चे मेरे इंटरव्यू देने के लिए गई, तो उसको मैंने बताया बेटा ये याद कर लो, तो उसने
जो सवाल पूछ ही लिया कि बताएं, उसने कहा कि फैमिली, सर मैंने फैमिली की प्रैक्टिस की। उसने कहा अच्छा फैमिली दावे कौन कौन से होते हैं, कितने? उसने कहा 10 होते हैं। उसने 1 बाय 1 करके सुना दिए। यही इंटरव्यू पे वो सिलेक्ट होगी। अब वो इंटरव्यू तो एडीए का था, ठीक है, तो फैमिली तो उसका सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। बट आप तो यू आर एन एडवोकेट ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने एडीपीपी की तैयारी करनी, तो भाई एडीपीपी की करनी है, लेकिन ये तो ओवरऑल आप एक बीइंग अ वकील आपको पता होना चाहिए चीज़ें। खैर, सेक्शन 17 कहता है कि ना सीपीसी अप्लाई होनी ना क्यूएसओ। तो इसका मतलब है कि क्यूएसओ के अंदर तो पूरा शहादत का तरीका बताया हुआ था, चीफ, क्रॉस, री, स्कैंडलस क्वेश्चन होगा नहीं होगा, कोई ऐसा सवाल जो इंसल्ट करे, नाइक करे, वो 132 से ऑनवर्ड एंड तक सारे चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तो इसने खुद रूल्स बताए हुए, रूल्स में बताया हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर किसका? एविडेंस का। एविडेंस का प्रोसीजर 10A है, रूल नंबर 10A। मैं अभी बताता हूँ, हर चीज़ खोल खोल के बताऊँगा। और सीपीसी अप्लाई होनी ही नहीं है, तो जब सीपीसी नहीं अप्लाई होनी तो फिर 7 के अंदर तो सिर्फ प्लेंट लिखा हुआ। प्लेंट का प्रोसीजर कहाँ है? वो 4 रूल से ऑनवर्ड रूल नंबर 7 तक जाएंगे। 4 के अंदर ही बताया हुआ है कि प्लेंट के अंदर कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें, ठीक है। तो वो जो सीपीसी में लिखनी थी वो इधर उसने लिख दी, ठीक है। ये था शुरू करने से पहले वाली बातें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह हमने सीपीसी पढ़ा था, अब देखिए सीपीसी के अंदर आपको नेक्सस बनाना है विद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1, ठीक है, उसका वॉल्यूम 1 का, ठीक है, वो लेके साथ चलना है। जैसे कि आपने गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पढ़ना है तो वॉल्यूम 2 के साथ चलना है, और इंसॉल्वेंसी भी उसके अंदर है। इसी तरह आपने क्रिमिनल पढ़ना है तो वॉल्यूम 3 पढ़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो हो साढ़े सिलेबस तो भी आ गया, बट वो तो आसान है यार, सब कुछ वही है जो सीपीसी में है। वो तो एलेबोरेट करता है, वो तो क्या तशरीह करता है, चीज़ों की एलेबोरेशन की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ा था, डिट्टो यहाँ पे भी है कि इंस्टीट्यूट होगा, किस तरह होगा दावा। उसने कहा प्लेंट के ज़रिए, मैंने पहले बता दिया कि प्लेंट ये सेक्शन 7 से शुरू होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब देखिए 10 किस्म के सूट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारों से मैंने सुनने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हैं, ये सारे सुनाएंगे मुझे कल जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा है मंडे, ठीक है, उसको। अच्छा, खैर, तो आप देखिए उसके अंदर गार्डियनशिप भी एक फैमिली दावा है। कौन सा दावा है? फैमिली दावा है। बट आपके सिलेबस में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट अलग से दे दिया गया है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हम फैमिली लॉ, फैमिली कोर्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 7 में प्लेंट का जिक्र है, और उसके साथ मिलाकर हमने क्या पढ़ना है, रूल नंबर जो है 4 to 7, ठीक है। और 18-19 सेक्शन भी इसके साथ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? कोर्ट फीस भी तो लगना है ना, ठीक है, और एजेंट के थ्रू भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो 18-19 7, 18-19, फिर रूल 4 से 7, और फिर रूल नंबर 15 भी सार पढ़ना है। क्यों? कि उसमें लिखा हुआ कि दावा, जैसे हमने वहां पे सीपीसी में आपने ऑर्डर 4A पढ़ा था कि कोर्ट के अंदर वो किस तरह इसको रजिस्टर करेगा। हाँ, वो वहां पे रजिस्टर 15 में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स। फिर इसके साथ वही डिट्टो चीज़ है। फिर आपने इसके साथ क्या लगाना है, कॉपीज ऑफ प्लेन लगानी है, जो डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहे हो वो लगाने हैं। एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा जो कि मैं तो सीपीसी में भी लगाता हूँ, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो साथ उधर हमने 7-26 में देखी थी, लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स, तो वो मैं साथ ही लगाता हूँ। यहाँ पे भी वो क्या, यहाँ पे उसको लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं कहेंगे, शेड्यूल ऑफ विटनेस कहेंगे, ठीक है, वो लगाएंगे, हाँ जी, फैमिली सूट में। तो ये हम दावा दायर कर देंगे। फिर जैसे वहाँ हमने देखा था कि समन नोटिस होते थे, यहाँ पे कहते हैं इंटीमेशन टू
डिफेंडेंट जिसने दावा किया है वो इंटीमेट भी करेगा। ठीक है, तो वो इंटीमेशन किसके जरिए, सेक्शन 8 है इसका। ठीक है, सेक्शन 8 और सेक्शन 8 के तहत बताया हुआ है कि इंटीमेशन टू डिफेंडेंट सेक्शन 8 में है। ठीक है, वो अब देखिए जैसे ये होता है तो कहता है 15 दिन से ज़्यादा डेट नहीं डालनी, क्योंकि 15 दिन जवाब दावे का टाइम होता है। जवाब दावे का टाइम कितना दिन दिया गया, 15 दिन। और उसने कहा है कि नोटिस जिस दिन मैं ऑर्डर करूँ विद इन 2 डेज नोटिस करा दो, लेकिन हम प्रैक्टिस के अंदर आखिरी दिन जाके कराते हैं। खैर वो अलग बात है। ठीक है, कि उस 2 दिन पहले 2 दिन के अंदर नोटिस समन्स करवा दो। अब समन नोटिस हमने वहाँ बढ़ा था ऑर्डर 5 में, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन 8 है, मॉड्स वही है, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए हो। ठीक है, एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो। ठीक है, अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली वो क्या करना है, उसने अफिक्सेशन चस्पांदगी का भी कर देना है और साथ अखबार इश्तिहार भी कर देना, प्रोक्लामेशन इन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो प्रोक्लामेशन भी कर देना है। तो ये मॉड्स थे यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपने यहाँ देख लिए। अब अगली बात है रिटर्न स्टेटमेंट। साफ ज़ाहिर है इंटीमेट हो गया, अब क्या होना है, रिटर्न स्टेटमेंट होनी है। ठीक है, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ है, 9 में, जवाब दावा जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके साथ आपने रूल कौन सा पढ़ना है, 12 और 13। ठीक है, क्यों पढ़ना है कि रूल 12 में अगर तो आपका दावा डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट हो, जैसे हमने वहाँ पे अपीयरेंस ऑफ पार्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस पढ़ा था 9 में, तो यहाँ पे 9, 6 से 5, 6, 7, 8 शुरू हो जाता है। वही बातें जो बातें हमने उधर अलग ऑर्डर 9 में पढ़ी थी, यहाँ सेक्शन 9 के 6, 7, 8, 9 तक वही बातें जाती हैं। वो जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस वाली बातें वहाँ पढ़ी थी वो डिट्टो यहाँ पे हैं, बट ये सेक्शन 9 के अंदर ही हैं। ठीक है, अब जो इसके अंदर थोड़ी जैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसके अंदर हमने जवाब दावे में पढ़ा था कि हम इसी जवाब दावे के अंदर क्या मांग सकते हैं, काउंटर क्लेम करके सेट ऑफ मांग सकते हैं ना, सेट ऑफ बाद में होता है। ऑर्डर 8 रूल 6। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर बंदे ने दावा किया है, बंदा दावा कौन सा करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, हकूके जन अशोई। ठीक है, ठीक है, अब इसको या इसको बाजू दावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ याद रखना ये इस तरह के टर्म्स, क्योंकि वहाँ बाबे हम आप इंटरव्यूज़ में भी या हो सकता है पेपर के अंदर भी बाजू दावा लिखे। बाजू दावा क्या होता है बताएं। तो वो अपने कंजुगल राइट्स मांग रहा होता है कि भाई बीवी दोस्त के घर बह गई है, थोड़ा आ नहीं रही, तो भाई इन्हों बोला वो ज़्यादातर वो फिर नहीं, अगर दावा हस्बैंड ने किया हुआ है तो ये कंजुगल राइट्स का, तो औरत क्या कर सकती है, अपने दावे में खुला मांग सकती है। ठीक है, और अगर औरत ने खुला मांगी है तो ये मांग सकता है, मतलब इसको अलग दावा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ थी, वो एज ए प्लेंटी बिहेव करेगा। शाबाश। तो ये क्या था आपका सेक्शन 9 रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखिए वहाँ पे भी ये हुआ था कि सेक्शन 9 के बाद होता ये है कि पार्टीज आके, हो सकता है कि वो आके मान लें और कंप्रोमाइज़ की बेस पे डिग्री हो जाए, ये भी हो सकता है ना, कि एक कंसेंट डिक्री भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर पार्टी दावा जवाब दावा दे दे, ठीक है, तो कोर्ट एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कराएगी। ट्रायल शुरू नहीं करती, अभी नहीं करती, रुक जाती है। वो कहती है आप दोनों मिलके सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 के तहत वो करती है कि कंप्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, ये सेक्शन 10 के अंदर है, कंप्रोमाइज़ कर लो। और यही रूल 11 है। रूल कौन सा है, 11 कहते कंप्रोमाइज़ कर लो। अगर एक डेट दे देती है कंप्रोमाइज़ के लिए, आ जाओ बैठो, एक आप कंप्रोमाइज़ कर लो। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर वो 4 के तहत क्या करती है, फ्रेम इशू कर देती है और एविडेंस मंगवा लेती है। लेकिन अगर एविडेंस आ जाए और अगर तो वो दावा हो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, कौन सा दावा हो, मैरिज, और कंप्रोमाइज़ फेल हो जाए
तो सेक्शन 9(5) के तहत वो डिक्री इमीडिएटली जारी कर देता है कोर्ट। सिर्फ उसको और शहादत लेने की जरूरत ही नहीं है। जब औरत रहना ही नहीं चाहती मर्द के साथ, मैरिज में 9(5) में फौरन डिक्री कर देगी, वो गवाहों बुलाकर फलां करो जी फलां करो, ऐसा सूरत है ही नहीं। 9(5) कहता है फौरन डिक्री जारी कर दो, क्योंकि कंप्रोमाइज फेल हुआ, फौरन डिक्री जारी। लेकिन इसके लिए उसने शर्त रखी है, जो अभी पिछले दिनों एक आया था कि ये जो सरेंडर करने वाला है और ये बातें ख़त्म हो गई हैं और बुला बुला बहुत सारी ऐसी एक जजमेंट चल रही थी पिछले दिनों। लेकिन वो कह रहा है कि अगर औरत की खुला की डिक्री हो जाती है सेक्शन 9(5) के तहत, तो फिर औरत सरेंडर करेगी डेफर्ड डॉवर का 50% और एडमिटेड प्रॉम्प्ट डॉवर का क्या 25%। ठीक है। अब 9(6) की प्रोसीडिंग हम कोई भी नहीं करता, हालांकि कोर्ट को चाहिए 9(6) की प्रोसीडिंग करना चाहिए कि मर्द को डायरेक्ट करे कि जितना रहता है डॉवर वो दे। भाई वो तो सरेंडर करे, तो वो तो सारे सरेंडर कर देता है। भाई उसने तो डेफर्ड दिया ही नहीं, वो डेफर्ड देगा तो 50% लेगा ना। तो इसकी ना तो आज तक हमने कभी एग्जीक्यूशन लगाई है, ना हमें मिला सरेंडर करने की। लेकिन उसने जो नहीं मिला, हस्बैंड ने नहीं दिया, उसको डायरेक्शन देनी चाहिए ना कि देगा तो वो सरेंडर। हाँ, तो वो डायरेक्शन होनी चाहिए 9(6) के तहत। ये था 10(6) के तहत। और ये आपका प्री ट्रायल प्रोसीडिंग थी। अदरवाइज अगर कोई और दावा है, मेंटेनेंस का है, एक ही दावे में आप 3-4 क्लेम भी मांग सकते हैं, रेजोल्यूशन फलां 4-5 दावे भी कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन की हद तक आपने बताया। हाँ अगर नहीं हुई उनमें सुलह नहीं, हाँ, तो फिर तो वो अगर उसके साथ रेजोल्यूशन के साथ आपने रेजोल्यूशन की डिग्री से पास कर दी, लेकिन मेंटेनेंस भी है, डावरी आर्टिकल भी है, डावर का भी है, तो वो फिर उसके हद तक शहादतें आती हैं। और फिर इसके बाद अगला स्टेज आता है एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ 11 में एविडेंस का, और रूल 10A 10A। शाबाश, 11 और 10A। तो वो अगला आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है। इसके साथ सेक्शन 15 वाला है कि अगर किसी विटनेस को बुलवाना है तो सेक्शन 15 में उसको समन करके भी बुलवाया जा सकता है। ठीक है, 15 में है। सेक्शन 15 में है। ठीक है भाई, समन करके बुलवाया जा सकता है विटनेस को, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि पहले वो बताए कि जनाब ये विटनेस आना नहीं चाहता है, ज़रूरी है लेकिन आना नहीं चाहता, तो कोर्ट फिर उसको समन कर सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे 15 में। ठीक है। और रूल 10A जो ये सेक्शन 15 था, रूल नहीं था, ये याद रखना। ठीक है। तो इसी तरह फिर एविडेंस का सारा सिलसिला शुरू होगा। वो 10A के अंदर बताया हुआ है कि कोर्ट की लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो हमने उधर 364 में पढ़ा है या ऑर्डर 18 में पढ़ा है, सारी वही बातें बताई गई कि कोर्ट की लैंग्वेज में, अगर कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है या कोई और है, अगर उसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत है ट्रांसलेशन करके दी जाएगी, फिर उसको रेड ओवर किया जाएगा। अगर वो कहता है नहीं ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन को इंटरटेन किया जाएगा और सेपरेटली एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा। सारा वो आपका 10A बता रहा है। ठीक है। और फिर शहादत ये वाहिद ऐसी जगह है जहां आप चीफ दोनों पार्टी अपने एफिडेविट्स के ज़रिए करवा सकते हैं कि मतलब चीफ ना करो, अपने एफिडेविट्स दे दो, और उसी एफिडेविट की बेस पे इस पे क्रॉस भी हो सकता है और री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। ये सारा आपका सेक्शन 10 आपका सेक्शन 11 बता रहा है। ठीक है। और इसी के अंदर ही वो बता रहा है कि कोई भी जो है ना फॉरबिड किया गया इंडिसेंट स्कैंडुलस फ्रीविलेस क्वेश्चन करने से, इंसल्ट या इनॉय करने का, वो सारा इसके अंदर ही बता दिया 10 में ही सर। जी 10 में 11 में, सॉरी 11। हाँ ये सारा उसी में बता दिया। ठीक है। और फिर एफिडेविट के जरिए, लेकिन इसके अंदर इस 1A मैंडेट होके आया कि ऑडियो वीडियो के जरिए भी क्या हो सकती है, आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये हम आपकी वीडियो लिंक कोड्स भी हैं, हाँ वो करवा दी गई। अब आखिरी बात है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल 12 में, इसको पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग। और जो मैं कहने ना, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, वो किसी ने पूछा कि यार ये दुल्हे को शादी के बाद वक़्त घोड़े पे क्यों बिठाते हैं, उसने कहा उसका मकसद ये होता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, नाच जा। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि अब सारा आप लोगों ने कीचड़ जो उछालना था, एविडेंस होगी, उछाल लिया, अब कंप्रोमाइज़ कर लो।
लेकिन अगर वो 12(1) में नहीं करता, इसके साथ भी हमने 11 ही रूल पढ़ना है, रूल 11 ही पढ़ना है। अगर वो नहीं करता तो 4th में डिग्री जारी कर देता है। अब 12(2) में, सेक्शन 12(2) में वो क्या करता है, डिग्री जारी कर देता है। और डिग्री जारी करने के लिए वो आगे रूल उसने बताए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो वो रूल नंबर जो है ना 16 से 21 तक डिग्री जो है, बस ये कंक्लूड हो गया। तो वो सारे यहाँ पे कंक्लूजन है। रूल 14 है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिग्री, और रूल 11 वही कंप्रोमाइज़ वाली बात है। अगली बात वही, अब देखिए यहाँ पे 12 और 12 यहाँ पे उसने 12A भी दिया हुआ है। 12A क्या कहता है कि इसको डिस्पोज ऑफ करो 6 महीने के अंदर अंदर। फैमिली केस सारे क्या होने चाहिए, डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, ठीक है। ये या अगर नहीं किया तो फौरन हाईकोर्ट को भेजो, फिर हाईकोर्ट डायरेक्शन चाहिएगा कि इसको डे बाय डे चलाओ, ठीक है। समझ आ गई। अगली बात है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, जिसको आप इजरा बोलते हैं। ये सेक्शन 13 है। वेरी नेक्स्ट सेक्शन 13 के अंदर वो बताता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री कैसे होनी है। उसने कहा सिविल कोर्ट की जैसे पावर्स हैं, ये सिविल कोर्ट वाली पावर सारी ये इस्तेमाल करेंगे, उसको इन्फोर्स करवाएंगे, ठीक है। उसी के अंदर अगर कोई सम आ गया तो वो भी लिखो। अब इसके अंदर वो सारे रूल 14, 16 से 21 तक सारे रूल इसके अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है। कि कोई सम अगर आया है तो वो भी अपने रजिस्टर में लिखेंगे इतना दे गया है, कोई अगर पैसे जमा करवा गया है, ठीक है, कुछ भी मनीज हैं, कुछ भी फाइन्स हैं, सम्स हैं या डिपॉजिटेड हैं, प्रोसीडिंग के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन, हाँ वो सारे के सारे उसके अंदर, हाँ वो बता देंगे। उसके अंदर ही वो जमा कर लिए जाते हैं। एक रजिस्टर होता है इनके पास डिग्रीज वाला, और वो उसके अंदर होता है। अब बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब एग्जीक्यूशन तो बात थी जिसके हक में हुआ वो करवाएगा, लेकिन अब बात है कि जो अग्री हुआ वो क्या करे, अपील करे। अब अपील कहाँ होगी क्वेश्चन, और कितने दिन में होगी। तो अपील का सेक्शन यहाँ पे 14 है और रूल 22 है। 22 रूल के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर होगी। कितने दिन के अंदर, 30 डेज। डिग्री और जो है वो और जजमेंट है उसकी शीट ऑर्डर ना साथ लगेगा, लगा के आप क्या करोगे, अपील करोगे। बट कहाँ करोगे, कहाँ, यहाँ बताया हुआ 22 में, 22 में नहीं बताया हुआ, सेक्शन 14 में बताया हुआ। अगर तो वो कोर्ट जो पास करने वाले डिस्ट्रिक्ट जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है या उस रैंक का है तो फिर हाई कोर्ट जाएगी, और अगर वो उससे नीचे वाली कोई कोर्ट है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ बताई हुई है कि किन सूरतों में अपील नहीं हो सकती। वो 3 सूरतें हैं। एक तो डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई हो सेक्शन 2(8) के ज़रिए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या नहीं होगा, आपका डिक्री क्या नहीं होगा, सर 2(8) में डेजोल्यूशन 2 का सेक्शन 2 लिखा हुआ है, उसका मुस्लिम क्या है, DMMA, डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ठीक है। उसका सेक्शन 2 है गालबन में क्या उसको कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंसी है तो वो इलाज करवा ले, ठीक है, या वो फिर गायब है तो उसको अगर तो आ गया है या उसको वेयर अबाउट्स पता चल गया, इस तरह का इसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, अगली बात है कि जब डॉवर हुआ डिक्री और उसके अमाउंट 1 लाख से एक्सीड ना करे तो फिर अपील नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक्सीड कर जाए तो अपील हो सकती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अगली बात मेंटेनेंस की है। अगर मेंटेनेंस की डिग्री 5000 रुपये तक पर बच्चा हुई है तो फिर क्या होगा, उसकी अपील नहीं होगी, अदरवाइज अपील करेगी तो फिर हो सकता है। तो ये आपका सारा था, हमने देख लिया। बाकी मिसलिनियस है कि अगर जिस तरह हमने शहादत करवा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, तो अगर आपने कोई लोकल कमीशन भेजना है तो लोकल कमीशन के लिए आपने 17 सेक्शन B पढ़ना है। उसके अंदर लोकल कमीशन वाली बात है कि आप कमीशन भी भेजा जा सकता है। और इसी तरह अगर आप 17 तो हमने पढ़ लिया ना कि जिसके अंदर वो नहीं होना, 17A अभी पढ़ते हैं ना कि दावा अगर मेंटेनेंस का है तो मेंटेनेंस के दावे के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंटरम मेंटेनेंस मांग सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो जी जी, मेंटेनेंस पे करेगा, ठीक है। और जो है मतलब इसकी एप्लीकेशन आप दावे के दौरान ही दे सकते हैं,
इंटरिम ऑर्डर ऐसा ही है, ठीक है। सेक्शन 17A के ए में ना सर, क्या? हाँ 17A में, जी ऐसा ही है, ठीक है। तो वो इंटरिम के लिए 17A की जो है ना दरख्वास्त दी जाती है। तो ये आपका था फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। अब इसके अंदर ट्रांसफ़र के लिए 25A सेक्शन है। सर 16 में क्या है? सेक्शन 16 में क्या? 26 थे ना टोटल। हाँ सेक्शन 15 तक है ना, तो हमने ये देख लिया, वो तो हमने पहले देख लिया ना सारा। 15 के बाद हमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना 16, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 17 में हमने देख लिया वो है, 17A और B भी देख लिया। 17A में सूट ऑफ मेंटेनेंस है, तो वो देखता है कि फ़िक्स जब तक नहीं होती तब तक वो क्या करता है, इसको इंटरिम लगा देता है, ठीक है, मेंटेनेंस। 17 में और मेंटेनेंस का है, हाँ जी 17A में। ए में 17 में तो ये था ना कि QS और CP से अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगी, ठीक है सर। ठीक है ना। इसी तरह कंटेम्प्ट है, हाँ 16 में कंटेम्प्ट है, 17B में कमीशन है, 18-19 मैंने पहले बता दिया पेरेंट्स थ्रू एजेंट हो सकता है, 19 में कोर्ट फ़ी है। कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है वो एज ए मैजिस्ट्रेट भी जो है एक्ट करेगा। जो मैंने पीछे शेड्यूल बताया उसके पार्ट 2 में ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, अगर कोई ये ऑफेंस होते हैं तो फैमिली कोर्ट एक्ट एज ए जुडिशल मैजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। फिर 21 है कि उसके अंदर वो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इंटरिम ऑर्डर पेंडिंग सूट, अगर पेंडिंग सूट है तो कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है, किसके लिए? कि उसकी प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो, कि कोई वो बेच ना सके या कुछ उस स्टे कर दे। लेकिन इंटरिम आर्बिट्रेशन को इंटीमेशन की जाती है, ये किस भी है कि रेजोल्यूशन ऑफ डिग्री हो गई है और इसके अंदर 3 दिन के अंदर अंदर उसको बताया जाता है कि जनाब डिग्री हो गई इसकी। फिर कोर्ट से फैमिली कोर्ट स्टे नहीं दे सकता, ठीक है। फिर वैलिडिटी ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज, तो ये वैलिड नहीं कर, प्रॉपर्टी को हाँ हाँ तो ये कैसे करेगा? 21A के तहत स्टे दे देगा ना, ऑर्डर कर देगा कि किसी को भी कि जा भाई इसको जो है कंसीडर किया जाए कि इसको प्रिजर्व के, ये कर देगा, नहीं बेच नहीं सकता, स्टे लगा दिया जाएगा ना। कह रहा नहीं स्टे नहीं दे सकता। देखिए प्रिजर्व करने के लिए था ना कि ये बच्चों का हक है, ये दावा अब हो गया है, तो उसने कहा कल को मैं बच जाऊँ, मेंटेनेंस भी ना दूँ, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं और ड्यूरिंग इस दिस के वो बेच दे इसको, तो वो इस सूरत में वो बेचने के लिए वो कर सकता है, ठीक है। यूनियन काउंसिल्स और ये इन्फॉर्म किया जाएगा। 25 में मैंने बता दिया कि फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह एक्ट करेगा जब वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट को लेके चलेगा, तो ठीक है, वो उधर भी हमने पढ़ना है, वो 4A और 4 के अंदर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस 25A है कि केस ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। इसका रूल जो था वो 3 है, रूल 3 और जो है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस रूल इसका 3 है, नहीं रूल 9 है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस का रूल 9 है, ठीक है। प्रोविंस भी ये हाँ वो कर सकते हैं जहाँ उसका दिल करे, ठीक है। और इसी तरह स्टे ऑफ प्रोसीडिंग बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो स्टे की जा सकती हैं। और पार्ट 2 में एक रूल है 26। तो ये आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।